बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 19। कल आप लोग जरा यहाँ आगे आइए ताकि बॉयज जरा आगे बैठे और जगह कम पड़ जाए। बेटा आप दोनों प्लीज आगे आइए। बेटा आप लोग इधर आगे बैठे, थोड़ा आगे आगे बैठे। कहाँ से बैठे? सेकंड। ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर चल रहा था। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रेडियो एक्टिविटी क्यों होती है। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और रेडियो एक्टिविटी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और जो न्यूक्लियर रेडिएशन निकलती है वो तीन फॉर्म्स में निकलती है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। और उनके निकलने से न्यूक्लियस पर क्या चेंजेस आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। बेटा इसको जरा सही तरीके से समझिएगा। इसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जो बतौर रीजन भी पेपर में पूछी जा सकती है। रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? बेटा फर्ज करें कि मैं
मैं एक सैंपल खरीद कर लाया या मैंने जमीन से निकाला एक सैंपल, ये वो सैंपल है जो रेडियो एक्टिविटी जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अंदर आइटम्स हैं, हर एटम में एक न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी होंगे। फर्ज कर लीजिए कि मैं रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करवा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि ये रेडियो एक्टिविटी मेरे सामने क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो इस वक्त टाइम क्या है जी, 0। जैसे मैं एक रेडियो एक्टिव सैंपल लाया, मैंने रखा और मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी। किससे शुरू होगी स्टॉप वॉच? 0 से। तो ये टाइम क्या था, यानी एट द स्टार्टिंग। टाइम 0 का मतलब है व्हेन द प्रोसेस बिगिन। टाइम 0, इसमें क्या मौजूद है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक ही बात है, बिकॉज जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियाई होंगे। सपोज कर लेते हैं कि इसमें जब टाइम स्टार्ट हुआ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 थे। क्या थे? अब आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये N में और N0 में क्या फर्क है? सुने जरा गौर से। N जो है ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक, और N0 जो है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली अनडिकेड। बेटा जब मैं लफ्ज कहूं ना अनडिकेड, इसका मतलब है रेडियो एक्टिविटी नहीं हुई, और मैं कहूं डिकेड तो हो गई। तो न्यूक्लियाई दो तरह के होंगे, एक डिकेड और एक अनडिकेड। ये बताओ जब रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई तो सारे के सारे क्या थे, अनडिकेड थे। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है अनडिकेड एट एनी टाइम, और N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द इनिशियल टाइम। यानी अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा N की वैल्यू N0 से कम होगी बढ़ेगी? सोचो, कम होगी ना बेटा। नहीं समझ में आई बात? देखो शुरू में फर्स्ट करने 50 न्यूक्लियस थे जो अनडिकेड थे। जैसे टाइम गुजरा 50 में से 5 ने डिके किया, 6 ने डिके किया, 7 ने डिके किया, डिके करते गए तो अनडिकेड कम होते गए ना। तो ये इनिशियल अनडिकेड है और ये किसी भी टाइम टी पर अनडिकेड है। मिसाल के तौर पर मैं सपोज कर रहा हूं कि भाई जब टाइम 0 था तो मेरे पास 50 अनडिकेड थे और सिर्फ 14 सेकंड गुजरने के बाद 36 रह गए। इसका मतलब है N और N0 दोनों का मतलब अनडिकेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर नॉट लगा हुआ हो तो ये इनिशियली अनडिकेड होते हैं, और नॉट ना लगा हुआ हो तो ये किसी टाइम के बाद जो अनडिकेड बचते हैं ये उनको शो करता है। क्लियर हो रही है बात? तो अच्छा, अभी ये एक सैंपल मैंने आपके सामने सपोज किया है, ठीक है। ये जो सैंपल है रेडियो एक्टिव सैंपल,
जब जमीन से या कहीं से निकाला जाता है, माइंस वगैरह से, मिसाल के तौर पर मैंने यूरेनियम निकाला, तो इसमें यूरेनियम के सारे आइसोटोप्स मिक्स होंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यूरेनियम के सारे आइसोटोप्स मिक्स होंगे। यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स नेचुरली अबंडेंट होते हैं, 235 एंड 92, यूरेनियम 238। ये जो 235 है ये ओनली 0.7% होता है, जबकि 99.3% ये होता है। अल्लाह ताला ने ये जो चीज है ये कीमती होता है, ये नायाब होता है, ये कम रखा है, और जो हमारे काम का नहीं है, जो कीमती नहीं है, वो ज्यादा होता है। ये कीमती है, ये फिजन में इस्तेमाल होता है, एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में किसी तरीके से चेंज करके। तो मेरा बेटा बताने का मकसद ये है, पहली बात तो ये सुनो कि फर्ज करो इन मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, 50 में से एक ने एक्टिविटी कर दी, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ ये कहता है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि विच ऑफ देम के इनमें से कौन सा न्यूक्लियस नेक्स्ट डिके कर जाएगा। जैसे अभी इसने डिके किया है तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये डिके कर दे, जरूरी नहीं कि इसके बाद वाला करे, कोई अरेंजमेंट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है वो कैसा होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा न्यूक्लियर करेगा। दूसरी बात कल मैंने बताई थी, क्या अल्फा बीटा गामा तीनों इस सैंपल से निकल सकते हैं? जी, क्योंकि कोई आइसोटोप अल्फा निकालता है, कोई आइसोटोप बीटा एमिट करता है, और गामा तो अल्फा के साथ भी निकलता है, बीटा के साथ भी। गामा जो है वो दोनों के साथ निकलता है, लेकिन अल्फा बीटा एक ही न्यूक्लियस से साथ नहीं निकलते, एक ही न्यूक्लियस से अल्फा के साथ नहीं निकलते। अल्फा एक अलग आइसोटोप करता है, बीटा एक अलग आइसोटोप करता है, गामा इन दोनों के साथ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए एमिट होता है। ये सवाल रीजन में पेपर में आ चुका है कि अल्फा बीटा गामा कम फ्रॉम सेम सोर्स या सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आप उनको बताएंगे कि भाई अगर सैंपल है, सैंपल जो है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट आइसोटोप्स पर, तो अल्फा भी एमिटर है, वो बीटा एमिटर भी है, और गामा इनके साथ। अच्छा, अब मेरे पास रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो मैं समझाने जा रहा हूं, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन को समझिए। ये मेरे पास है डेल्टा एन, रेडियो एक्टिव डिके लॉ ये कहता है जी, क्या समझे इसका मतलब? डेल्टा एन का मतलब क्या है? चेंज इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चेंज क्यों होंगे? डिके होने के बाद चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो ये बता रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं, डिके कर रहे हैं, डिके का करना, डिके का होना अनडिकेट पर डिपेंड करता है। अगर अनडिकेट तादाद में ज्यादा है तो डिके भी ज्यादा होगा। मैं एक आपको मिसाल दे देता हूं, सुने। मेरे पास रेडियम या फ्रेंशियम या स्कैंडियम कोई भी एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है, मेरे पास 1 किलो मौजूद है और 2 किलोग्राम मौजूद है। 1 किलोग्राम में से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, 2 किलोग्राम में से रेडियो एक्टिविटी किसमें ज्यादा हो रही है? 2 किलो वाले वो ज्यादा है। वो यही तो बता रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे तो डिके भी। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, फर्ज कर लीजिए, बल्कि फर्ज तो नहीं कर लीजिए, यकीन कर लीजिए, यकीन कर लें कि यार मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा।
अब क्लास में बच्चे हैं 100 और दूसरी क्लास में बच्चे हैं 20, तो जो 20 हैं वो तुम मेरी क्लास छोड़ के जा नहीं सकते क्योंकि मैं नंबर रखा हुआ, तो बात को नहीं ना। लेकिन क्लास में बच्चे हैं ज्यादा, मैं इधर बोर्ड कर करता हूँ, पीछे को निकल जाता है, इसका मतलब है जाने का चांस किसमें ज्यादा है, तो जिसमें तादाद ज्यादा है उसमें जाने का इम्कान भी, तो डिके करने का चांस उस सैंपल में ज्यादा होता है जिसमें अनडिकेट न्यूक्लियाई ज्यादा हो। समझ में आई? जिसमें अनडिकेट न्यूक्लियाई कम होंगे उसका चांस भी कम होता जाएगा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात, नंबर ऑफ डिके यानी डिके का होना, रेडियो एक्टिविटी का होना टाइम पर भी डिपेंड करता है। सही कहा गलत कहा? जो टाइम गुजरता जाएगा जाने वाले बढ़ते जाएंगे, बचने वाले, ऐसा ही है। जाने वाले का मतलब समझ रहे हो कि कोई निकल के जा नहीं रहा, डिके कर रहे हैं, अपने अंदर से एमिशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, अभी इन दोनों ने डिके किया है, जैसे टाइम गुजरेगा फिर ये डिके करेगा, फिर ये डिके करेगा, फिर ये डिके करेगा, फिर ये डिके करेगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा डिके होता जाएगा, टाइम के साथ डिके होता जाएगा, और बचने वाले तो माइनस का साइन लगाया। क्या लगाया? माइनस का साइन। नोट्स में नहीं लगा, आप मत लगा, छोड़े, समझे पहले। इन दोनों को कंबाइन करें, दो तरीके हमारे लगाने, बाय कंबाइनिंग। नोट्स देखिए, इन दोनों को कंबाइन करें, डेल्टा एन प्रोपोर्शनल टू माइनस का एन डेल्टा टी। दो तरीके होते हैं, या तो आप माइनस यहां लगा दें या कंबाइन करने के बाद लगाएं। नोट्स में मैंने इन दोनों को कंबाइन करने के बाद माइनस लगाया और माइनस की जस्टिफिकेशन बताई कि ये प्रोसेस जो है वो वक्त के साथ बढ़ता है, यानी बचने वाले अनडिकेट कम होते जाते हैं, तो ये कमी को शो करता है, नेगेटिव। बेटा जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो क्या होता है? इक्वल लगता है, और एक मेरा बेटा यहां पर एक कांस्टेंट आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये वेवलेंथ नहीं है, ये आपको समझा दूं बेटा, ये कहलाता है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट कहलाता है। इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, ये डिके कांस्टेंट क्या है ये बताओ। अगर मेरे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है, मेरे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है, रेडियम रख लो अपने पास। बॉयज आपकी अटेंडेंस हो गई सबकी? आपकी गर्ल्स की हो गई? बेटा ये पीछे आप इनको दे। अच्छा, मेरे पास तीन सैंपल है, रेडियम, स्कैंडियम, फ्रेंशियम। तो मेरा बेटा ये बताओ तीनों में रेडियो एक्टिविटी का रेट सेम होगा? नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी किसी में फास्ट होगी, किसी में स्लो होगी। ये नेचर का फैसला है, अल्लाह ताला ने हर एक का अपना हिसाब किताब रखा है। वो हिसाब किताब लैम्डा है, डिके कांस्टेंट। समझे बात को? डिके कांस्टेंट का मतलब है कुछ एलिमेंट जल्दी फास्ट डिके करते हैं, कुछ एलिमेंट देर से। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते में आधे रह जाते हैं, आधे डिके हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 1622 साल में लेते हैं, 1622 साल, 1622 ईयर्स आधे होने। तो कुछ स्लो है, कुछ फास्ट है। तो ये जो लैम्डा होता है ये कहलाता है डिके कांस्टेंट। ये हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, और इसका मेरा बेटा यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। क्या यूनिट होता है? वैसे इसका यूनिट मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, डे इनवर्स,
वीक इनवर्स, मंथ इनवर्स, ईयर इनवर्स, सेंचुरी इनवर्स, टाइम का कोई भी यूनिट हो सकता है, मगर जो सबसे बेहतर है वो सेकंड इनवर्स। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब आप में से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट कितने हैं? मैथमेटिक्स वाले, क्या आप लोगों ने इंटीग्रेशन थ्योरी पढ़ी है? अरे मजाक नहीं करो। अच्छा, एक बात सुने, ये अब मैं आप पर छोड़ देता हूँ। वो बच्चे बता रहे हैं वहां से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, गिरते हैं शेख सवारी मैदान जंग में, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे इस साल, अगले साल पढ़ लेंगे, क्या जल्दी क्या है, आराम से, ठीक है। देखिए कांस्टेंट, असल में बात ये है जो समझाना चाह रहा हूं कि मेरा बेटा डेरिवेटिव पढ़े। यस सर। डेरिवेटिव क्या, देखो अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे वाह भाई माता लिया 2x, डेरिवेटिव क्या आ गया? अच्छा, आप आगे सुने, अगर d बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर है, या यूं समझ लो y बराबर है एक्स स्क्वायर, मैं डिफरेंशिएट कर दूं, dy बाई dx क्या बना? अगर मैं ये dx यहां क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, और मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दूं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा y, इसका इंटीग्रेट होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 और 2, तो यही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। डेरिवेटिव का उल्टा प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। सही? आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैं आपको एक चीज के बता रहा हूं कि शायद आपके काम आ जाए, वैसे ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा। देखिए, ये जो डेरिवेशन है किताब में, सिलेबस में, नोट्स में, आपने कैसे करना है कि आपने लिखना है आफ्टर सॉल्विंग, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। अब ये जो आएगा ये इंटीग्रेशन से आएगा। अगर आप थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन जानते तो मैं बताता कि ये कैसे आए, बताऊं? चले, जिन्होंने थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन पढ़ी है उनके लिए ऑप्शनल बता रहा हूं। ऑप्शनल मतलब अगर चाहे तो पेपर में लिख दें, ना चाहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूं। देखिए बेटा, ये जो बायो वाले हैं ये भी समझ लें, कोई ऐसी नफरत वाली बात नहीं, मैं से नफरत नहीं कर रहा। इधर देखें, माइनस का लैम्डा एंड डेल्टा टी, सही? बेटा ये डेल्टा माने क्या होता है? डेल्टा माने चेंज। बेटा मेरा डेल्टा को डी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। डेल्टा माने में चेंज और डी माने भी, फर्क सिर्फ तो होता है, डेल्टा माने बिग चेंज और डी माने स्मॉल चेंज। कंटिन्यूअस चेंज को डी से शो कर जब लिमिट अप्लाई करो। अब अगर मुझे n को सॉल्व करना है तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, बल्कि एक मिनट बेटा, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये वाला n यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां लाएंगे तो यहां बचेगा माइनस का लैम्डा। बेटा टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसको पता है, इसका पता है क्या होता है। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो,
अगर n का डेरिवेटिव dn होता है, अगर n का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल होता है ln, L1 log नेचुरल लॉग इज इक्वल टू माइनस, बेटा जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है। अब बचा कौन? इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन और d ये एक दूसरे के एंटी होते, कैंसिल हो जाते हैं, प्लस कांस्टेंट। यहां तक समझ आ गई थोड़ा बहुत? अच्छा, अब किसी बायो वाले को ये नहीं पता तो बस समझ ले कि इसका इंटीग्रल ये होता है, क्योंकि जाहिर है कुछ बातें माननी पड़ जाती हैं। अच्छा ये बताएं, जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो n नॉट था, इसमें पुट कर ln n नॉट माइनस लैम्डा टाइम की जगह जीरो, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। सी की वैल्यू क्या आई? ln n नॉट। ये वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख दें। देखें ln n बराबर है माइनस लैम्डा टी प्लस, जहां पर सी है वहां क्या लिख? ln n नॉट, ln n, ये ln n नॉट यहां भेजो। बातें नहीं करो बेटा, समझ में आ गई? ln n नॉट यहां लाकर क्या किया बेटा? जब दो लॉग माइनस हो तो क्या करते हैं? कुछ ज्यादा डिवाइड करते हैं, n अपॉन n नॉट बराबर माइनस का लैम्डा टी। आपने मैट्रिक में लॉग पढ़ा था, लॉग को जब उधर भेजते हैं तो मेरा बेटा ये जो ln है, जब इसको उधर भेजेंगे तो ये एंटी लॉग बनेगा, तो n अपॉन n नॉट, ln को वहां भेजा एंटी लॉग, ln का एंटी लॉग e होता है एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t, तो इसको n नॉट को यहां भेज दो तो ये बन गया। समझ आ गई बात? ये वाला n नॉट यहां भेज दो तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये स्टेप इसलिए नहीं पढ़ाए जाते कि बायो वाले भी होते सेकेंड ईयर में, तो इस वजह से ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। नहीं बेटा इसको रिपीट नहीं कर रहा मैं, इसलिए कि ये ऑप्शनल है, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। पर बता ये रहा हूं कि इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है, क्लियर है? अच्छा, अब इस रिजल्ट को जो ये आया, इसको एक ग्राफ के साथ समझ लो ताकि तुम्हें इसका बिहेवियर समझ में आने लगे। उसके बाद फिर हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे। सुने भाई, टाइम, यहां पर टाइम और यहां पर n, बातें नहीं करना, इसको जरा समझ लो। इस फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग है कि इस फार्मूले को समझे कैसे, इस फार्मूले को ग्राफ से समझना होता है, और इसी के नंबर मिलते हैं एग्जाम में लिख रहे हो ग्राफ समझाने। ये बताओ टाइम स्टार्ट कहां से होगा? जब टाइम जीरो था तो n कितने थे? n नॉट थे ना, जीरो नहीं थे, n कितने थे? तो इधर समझिए, इधर समझिए, ये क्या है? जब टाइम जीरो था तो n, बेटा तमाम बच्चे गौर से देखें, ये जो e है ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है, एक्सपोनेंट। इसी फॉर्मूले में जब ये एक्सपोनेंट
का सिंबल आ जाए तो इसका एक मतलब होता है। मतलब समझे, मैं शायद आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये प्योर। ये बताओ, ऐसे ही पूछ रहा हूं, शायद कोई जवाब मिल जाए। जब किसी फार्मूले में साइन या कॉस हो, ठीक, तो उससे क्या पता चलता है? नहीं, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं अपने आपको बात समझा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बात समझा रहा हूं ताकि शायद आपकी कुछ बातें समझ में आने लगे। देखिए, जल्दी से मेरी बातों को सुनो। एक होता है फंक्शन। आपने मैथमेटिक्स पढ़ोगे बहुत सुना होगा, y is the function of x। बताइए क्या होता है? शाबाश, सुन ले, बड़ी आसान सी बात है बेटा। दो चीजों में रिलेशन हो सकता है, डायरेक्टली भी और इनवर्सली भी। दो चीजों में रिलेशन होता है। जैसे मैं कहूं बादल आएंगे तो बारिश होगी, तो बारिश का होना बादल के आने पर डिपेंड कर रहा है। बारिश का होना बादल के आने पर डिपेंड कर रहा है। तो बारिश का होना डिपेंडेंट वेरिएबल है और बादल का आना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इनका रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। मैं कहूंगा बारिश का होना इज द फंक्शन ऑफ बादल का आना। समझ आई बात? तो समझो, बता नहीं जाएगा, बात तो समझो। अच्छा, अगर मैं अपने डेली रूटीन, डेली खाने का फंक्शन बनाऊं, फंक्शन, तो मैं दिन में 3 दफा, वैसे दिन में 2 दफा खाता हूं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो है दिन में 2 दफा 3 दफा खाता है, नाश्ता, दोपहर, रात को। तो बताओ, ये हर दिन में 3 दफा खाना क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। इसका मतलब है खाना खाने का भी एक फंक्शन है। खाना खाना भी एक फंक्शन है। तो खाना खाना का फंक्शन कैसा फंक्शन है? रिपीटेड फंक्शन है। तो जो फंक्शन रिपीटेड होते हैं उसमें साइन या कॉस आता है। क्यों? तुम्हें याद नहीं है? साइन का ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है? रिपीटेड। तो जो चीजें वक्त के साथ क्या हो, उनमें क्या आता है? मिसाल दूं, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर, वेव। वेव के फंक्शन में साइन और कॉस आता है। वेव अपने आप को रिपीट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कॉस आता है, वो अपने आप को रिपीट करता है। तो ये वाले जो फंक्शन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। क्लियर हो गई बात? एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे y बराबर है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये अलजेब्रिक फंक्शन। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब सुन लो, एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी अपनी एक अपनी पहचान है। जैसे मैंने कहा रिपीटेड फंक्शन हो तो साइन और कॉस आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस चीज में आता है? सुन ले, जो चीज शुरू में तेज हो और आखिर में स्लो हो जाए उसमें एक्सपोनेंट आता है। मिसाल दूं, आपको मैं एक डब्बा, एक डोंगा दे दूं और कहूं जाओ छत पर पानी की टंकी खाली करो। हम जो बात करो, टंकी भरी हुई है, तुम एनर्जेटिक हो, तुम शुरू में धड़ाधड़ पानी खाली करोगे, पानी खाली होते जाएगा, तुम्हारी एनर्जी यूज होती जाएगी, तुम थकते जाओगे, पानी कम हो जाएगा, तो तुम्हारा पानी निकालने का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। शुरू में तेज होगा, आखिर में स्लो। ऐसा फंक्शन जब तुम बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल
बेटा फंक्शन समझाने की कोशिश की, समझ आ गया? समझ आ गया? थोड़ी कोशिश की कलील वक्त में समझाने की। इधर देखो बेटा, अब ये बताओ कि बताओ रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में क्या है? इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी शुरू में तेज होती है, आखिर में। तो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ शुरू में रैपिडली डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। शुरू में तेज, आखिर में ये देखो, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं इस ग्राफ से कैसे। ये देखो, ये बताओ ये एन नॉट है, ये क्या है? आधा एन नॉट। ये एन नॉट है ना, ये पूरा एन नॉट है, तो इसका आधा क्या हो जाए? आधा एन नॉट। सुने, बेटा जब रेडियो एक्टिव सैंपल ओरिजिनल का आधा रह जाए, यानी मैं फर्ज करो 1 किलो यूरेनियम लाया, 1 किलो यूरेनियम में से आधा किलो यूरेनियम डिके कर गई, आधा किलो अभी बाकी है, तो आधा सैंपल डिके कर जाए और आधा सैंपल बचा रहे, उतने टाइम पीरियड को कहते हैं हाफ लाइफ। तो ये है हाफ लाइफ। समझ आई बेटा? आप यूरेनियम या फ्रेंशियम या स्कैंडियम कोई सैंपल लाए 1 किलो खरीद कर, 1 किलो अभी ताजा है, इसमें कोई डिके विके हुआ ही नहीं, तो ठीक है, आपने इंतजार किया, आपने देखा 1 किलो से कम होता 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 आधा किलो रह गया, आधा किलो डिके हो गया और आधा किलो नहीं हुआ, तो आधा हो गया ना, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी गुजार दी। तो जब अपना एलिमेंट अपनी आधी जिंदगी गुजार दे तो कहते हैं ये उसकी क्या है? हाफ लाइफ। तो ये हो गई जनाब हाफ लाइफ। अभी जरा मेरी बात को समझो बेटा, ये जरा गौर से देर समझ में तुम्हारे आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये बताओ, यहां से यहां आधा हुआ, टाइम लगा कितना? हाफ लाइफ। अब इसका आधा, ठीक, अब इसका आधा, इसका आधा होने में एक और हाफ लाइफ लगेगी। मतलब यूं समझो कि 1 किलो का सैंपल था, 2 साल बाद आधा किलो रह गया, अभी कितना रह गया? अब 2 साल के बाद आधा किलो का भी आधा, 1 पाव रह जाए, फिर 2 साल बाद 1 पाव का आधा, जाने के ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं है कि 2 साल में आधा हुआ, 2 साल में आधा, 4 साल में पूरा हो गया ना। पहले 1 किलो था, 2 साल में आधा हुआ, अब अगले 2 साल में इसका आधा, फिर अगले 2 साल में उसका आधा, फिर उसके अगले साल में उसका, यानी कि ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। शुरू का आधा 2 साल में खत्म हो जाएगा और आखिर का आधा सदियों में खत्म होगा।